एक बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए सुबह आँख खुलती है और कोई अपना फ़ोन उठाता है और फैमिली ग्रुप पर एक मैसेज दिखता है, कल से सारे बैंक बंद हो रहे हैं, अपना पैसा तुरंत निकाल लें। हाँ, और ऐसे मैसेज के नीचे हमेशा वो एक चीज लिखी होती है, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। बिल्कुल। और ये मैसेज किसी बहुत ही समझदार अंकल या रिश्तेदार ने भेजा होता है। तो होता क्या है कि इंसान घबराता है और बिना एक पल सोचे उसे अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड कर देता है। सही बात है। और बस मतलब महज 60 सेकंड के अंदर बिना किसी इरादे के हम एक बहुत बड़े प्रोपोगेंडा वॉर के अनपेड सिपाही बन चुके होते हैं। और देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, मतलब ये हमारी रोज की हकीकत है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक छोटी सी अफवाह पलक झपकते ही लाखों लोगों के दिमाग पर कब्जा कर सकती है। एकदम सही। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल और नोट्स हैं, उनका विश्लेषण करने का या इस डीप डाइव का मकसद कोई खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि उस मकड़जाल को समझना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आमतौर पर जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो डॉक्टर एक एक्सरे करता है ना। हाँ, एक्सरे से सब साफ हो जाता है। वही तो, हड्डी टूटी है या नहीं उस सफेद लाइन को देखकर एकदम साफ हो जाता है सब कुछ, मतलब ब्लैक एंड वाइट होता है। लेकिन आज हम जिन रिसर्च पेपर्स को खंगाल रहे हैं वो बताते हैं कि आज की इस डिजिटल दुनिया में वो एक्सरे मशीन टूट चुकी है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। हम सच और झूठ की एक ऐसी खिचड़ी में जी रहे हैं जहां कुछ भी साफ नहीं है। बिल्कुल, और इस भ्रम के जाल ने हमारी सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल के रख दिया है। हम हर दिन हजारों सूचनाओं के समंदर में गोते लगाते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सही कहा। और अगर हम उन तरीकों को नहीं समझेंगे जो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, तो हम बस यूं ही बहते चले जाएंगे। तो चलिए इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुताबिक इस मिस इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहीं बहुत दूर किसी डार्क वेब में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे और आपके फ़ोन में बैठे साधारण मैसेजिंग ऐप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से होती है। रोज़ाना जो हम अजीबोगरीब हेल्थ टिप्स या चेतावनियां देखते हैं ना। हाँ, वो गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीने से हर लाइलाज बीमारी ठीक हो जाएगी वाले मैसेज। हाँ, वही। या फिर सरकार हर खाते में 5,000 रुपए डाल रही है। लोग इन्हें पढ़ते हैं और बस शेयर कर देते हैं। एक तरह से ये डिजिटल गॉसिप बन चुका है। एकदम डिजिटल गॉसिप। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्या हम सिर्फ लोगों की आदतों को दोष देकर इन बड़ी टेक कंपनियों को बचा नहीं रहे? आपका मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स की भी गलती है? मेरा मतलब है व्हाट्सएप या इन प्लेटफॉर्म्स ने ही तो वो फॉरवर्ड बटन बनाया है। हाँ। ताकि चीज़ें तेज़ी से फैलें। तो क्या असल में ये प्लेटफॉर्म्स खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है? सारा दोष हमारी आदतों पर क्यों मढ़ाया जाए? देखिए, ये एक बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है। प्लेटफॉर्म्स और उनके डिज़ाइन का इसमें एक बड़ा रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने फ्रिक्शनलेस शेयरिंग यानी बिना किसी रुकावट के तुरंत शेयर करने की सुविधा दी है। लेकिन जरा इस बात की गहराई में जाइए। अच्छा। वो टूल सिर्फ एक रास्ता है। उस रास्ते पर दौड़ने वाली गाड़ी तो इंसानी मनोविज्ञान ही चला रहा है। जो असली खतरा है वो ऐप में नहीं है। तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा है ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधविश्वास और इंस्टेंट शेयरिंग के कॉम्बिनेशन में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि टूल तो बस एक लाउड स्पीकर है, लेकिन जो आवाज निकल रही है वो हमारे अंदर की है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब कोई जाना पहचाना व्यक्ति, मान लीजिए परिवार का कोई बड़ा सदस्य, कोई मैसेज भेजता है, तो दिमाग में क्या होता है? हम उस पर शक नहीं करते। सही। आपका दिमाग उस मैसेज के तथ्यों को नहीं तोलता, वो उस इंसान के साथ आपके रिश्ते को तोलता है। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग वहां सो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच है। हमें लगता है अगर चाचा जी ने भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। प्लेटफॉर्म ने फॉरवर्ड करना आसान बनाया, लेकिन बिना सोचे फॉरवर्ड करने का फैसला उस ब्लाइंड ट्रस्ट ने करवाया। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब रिश्ते का वजन उस फैक्ट या सच के वजन से ज्यादा भारी हो जाता है। एकदम सही। और यही ब्लाइंड ट्रस्ट मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने की सबसे तेज रफ्तार देता है। समझ रही हूँ। लेकिन बात सिर्फ घरेलू नुस्खों या बैंक की झूठी खबरों तक रुक जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं था। हाँ, वो तो बस परेशान करते हैं। बिल्कुल।
लेकिन खतरा तब कई गुना बढ़ जाता है जब इसी ब्लाइंड ट्रस्ट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर और बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया जाता है। जैसे कि चुनाव के दौरान। बिल्कुल, देश के चुनाव। हाँ, और हमारे सोर्स नोट्स भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। चुनाव के वक्त ये कोई साधारण अफवाह नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाता है, एक बहुत ही खतरनाक हथियार। इस दौरान झूठे बयान, नेताओं की फेक स्पीच, गुमराह करने वाले आंकड़े और वोटिंग प्रोसेस के बारे में मतलब बहुत ही चालाकी से अफवाहें फैलाई जाती हैं। जानबूझकर, एक सिस्टम के तहत। हाँ, ये तो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल आर्मी की तरह लगता है जिसका एक ही काम है, सच्चाई को इस तरह धुंधला कर दो कि इंसान सही और गलत में फर्क ही ना कर पाए। बिल्कुल, उनका मकसद ही यही होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब देश का भविष्य तय हो रहा होता है। ऐसे में तो लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो फिर लोग इतनी आसानी से इन कच्ची और झूठी जानकारियों का शिकार क्यों हो जाते हैं, खासतौर पर चुनाव के वक्त? क्योंकि देखिए, चुनाव के वक्त इंसान तर्कों से नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा से सोच रहा होता है। अच्छा। हाँ, इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस या पॉलिटिकल बायस कहते हैं। रुकिए, इस कंफर्मेशन बायस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सचमुच तथ्यों को देखने से अंधे हो जाते हैं? हाँ, एक तरह से। मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कोई खास राजनेता पसंद है तो हम कुछ भी मान लेंगे? 100% ऐसा ही होता है। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वो उसी जानकारी को सच मानना चाहता है जो उसकी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। वो पहले से तय कर चुका है कि सच क्या है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई किसी खास विचारधारा का समर्थक है। अगर उसे एक ऐसी फेक न्यूज़ मिलती है जो उसके पसंदीदा नेता को एक हीरो की तरह दिखाती है, हाँ, या फिर उसके विरोधी को बहुत ही बुरा साबित करती है, एकदम सही, तो उसका दिमाग उस खबर की सच्चाई चेक करना ही नहीं चाहेगा। दिमाग कहेगा, हाँ, मैं तो पहले से ही जानता था कि ये विरोधी नेता ऐसा ही है। ओहो, तो हम असल में खबर नहीं पढ़ रहे होते, हम उस खबर में अपनी ही सोच का आईना ढूंढ रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो झूठ बस सच हो जाए। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसे आम फेक न्यूज़ नहीं बल्कि साइबर प्रोपेगेंडा कहा जाता है। बहुत गहरी बात है ये। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इसे बनाते हैं उन्हें पता है कि लोग अपनी विचारधारा के नशे में हैं। वो बस उसी नशे को और गहरा करने के लिए ऐसा कंटेंट डालते हैं। और अब तो शायद ये और भी बुरा हो गया है ना? हाँ, इस प्रोपेगेंडा ने एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया है। पहले के समय में सिर्फ शब्दों या टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया जाता था। आप किसी के बारे में कुछ झूठ लिख सकते थे। हाँ, टेक्स्ट तो आसानी से एडिट हो जाता है। पर अब टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हमारी आंखों देखी सच्चाई पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आप विजुअल धोखे और डीप फेक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, विजुअल कंटेंट का मैनिपुलेशन। मैंने जब रिसर्च का वो हिस्सा पढ़ा जो इस तकनीक के बारे में था, तो वो सच में डराने वाला था। आज के समय में एडिटेड इमेजेस या किसी तस्वीर को क्रॉप करके उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल देना बहुत आम हो गया है। बहुत ज्यादा आम। पुरानी घटनाओं की तस्वीरों को आज के किसी नए विवाद से मतलब जोड़कर पेश कर दिया जाता है। जैसे सोर्स में एक उदाहरण था कि किसी और देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि देखिए हमारे शहर में क्या हो रहा है। हाँ, और लोग उससे सच भी मान लेते हैं। और फिर आते हैं डीप फेक वीडियोस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए ऐसे वीडियोस जिनमें राजनेता या कोई भी मशहूर व्यक्ति वो बातें बोलता हुआ नजर आता है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी कही ही नहीं। बिल्कुल, और उसकी आवाज, उसके चेहरे के भाव, सब कुछ एकदम असली लगता है। और मजाक की बात यह है कि ये सब बनाने के लिए अब किसी बहुत बड़े हॉलीवुड स्टूडियो की जरूरत नहीं है। कोई भी साधारण इंसान अपने लैपटॉप पर यह कर सकता है। हाँ, कुछ ही मिनटों में। यही तो सबसे बड़ा शौक है। पहले लोग बड़ी शान से कहते थे जो दिखता है वही सच है, सीइंग इज बिलीविंग। पर अब लगता है टेक्नोलॉजी ने इसे बदलकर जो दिखता है वो धोखा है बना दिया है। सीइंग इज डिसीविंग, एकदम सही कहा आपने। पर मेरा सवाल ये है कि जब हमें पता है कि फोटोशॉप और एआई जैसी चीजें मौजूद हैं, तो लोग टेक्स्ट के मुकाबले फोटोज या वीडियोस पर इतनी जल्दी क्यों यकीन कर लेते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल सवाल है। मतलब अगर हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक सेकंड का पॉज लेकर सोचता क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि यहाँ हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हमारे खिलाफ काम कर रही है। बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग? हाँ,
जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ तो हमने हजारों सालों तक अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखा। अच्छा, एवोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल। अगर आंखों ने सामने शेर देखा तो दिमाग ने उसे तुरंत सच मान लिया और शरीर को भागने का सिग्नल दिया। विजुअल्स हमारे दिमाग के उस हिस्से से सीधे टकराते हैं जो हकीकत को प्रोसेस करता है। मतलब ये एक आदिमानव वाला रिफ्लेक्स है जो आज भी हमारे अंदर है। एकदम सही। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को उसे डिकोड करना पड़ता है, शब्दों के अर्थ निकालने पड़ते हैं, फिर एक तस्वीर बनानी पड़ती है। हाँ, उसमें दिमाग लगता है थोड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और इसी समय में हमारा लॉजिक या तर्क बीच में आकर सवाल पूछ सकता है। ओहो, तो टेक्स्ट में लॉजिक को मौका मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन फोटो या वीडियो सीधा हमारे इमोशंस और हमारे परसेप्शन पर हिट करते हैं। वो दिमाग को तर्क करने का समय ही नहीं देते। विजुअल्स दिमाग में ज्यादा रियल महसूस होते हैं। तो लोगों को लगता है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो घटना देखी है, इसलिए वो सच्ची होगी। हाँ, तो इस तरह से ये डीप फेक और फेक इमेजेस हमारे दिमाग के सिक्योरिटी अलार्म को बाईपास करके सीधे अंदर घुस जाते हैं। बाप रे। और वो सीधी कहाँ वॉर करते हैं? हमारी भावनाओं पर। और यहीं से फेक न्यूज को वायरल करने की सबसे बड़ी साइकोलॉजी शुरू होती है। इमोशंस बनाम लॉजिक। ये बहुत अहम पड़ाव है। हमारी रिसर्च इस बात को बहुत गहराई से समझाती है कि फेक न्यूज़ को कभी भी आपके दिमाग के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल या भावनाओं को भड़काने के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल, इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके पीछे कुछ बहुत ही आम ट्रिगर्स होते हैं, जैसे गुस्सा, मतलब देखिए इस इंसान ने कितना गलत किया। या फिर डर, सावधान, खतरे से बचें। बिल्कुल। या फिर सहानुभूति, इस बीमार बच्चे की मदद के लिए शेयर करें। कभी कभी ये किसी खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए होता है या महज शौक देने के लिए। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा एक ही होता है। जैसे ही हमारे इमोशंस हाई होते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता शून्य पर आ जाती है। और यही वो पल है जिसका फायदा सिर्फ फेक न्यूज बनाने वाले ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी उठाते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एल्गोरिदम जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने वाले कंटेंट को प्रमोट करते हैं? देखिए, अगर हम एल्गोरिदम के काम करने के तरीके को समझें तो हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक ही लक्ष्य है कि लोग उनके ऐप पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। एंगेजमेंट, राइट? बिल्कुल। उन्होंने अपने कोड इस तरह लिखे हैं कि वो उस कंटेंट को ज्यादा फैलाते हैं जिस पर लोगों का एंगेजमेंट ज्यादा होता है। रिसर्च बताती है कि एक साधारण लाइक के मुकाबले एक एंग्री रिएक्शन या एक गुस्से भरा कमेंट इंसान को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रोके रखता है। सच में गुस्से से लोग ज्यादा देर टिकते हैं। हाँ, जब फेक न्यूज बनाने वाले किसी खबर में गुस्सा या डर डाल देते हैं तो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। एल्गोरिदम इस रिएक्शन को देखता है और सोचता है, वाह, ये कंटेंट तो लोगों को बहुत एंगेज कर रहा है, इसे और लोगों को दिखाओ। तो इसका मतलब अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, फेक न्यूज एक जंगल की आग की तरह है और हमारे इमोशंस उस आग पर पेट्रोल का काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है। और एल्गोरिदम वो तेज हवा है जो उस आग को पूरी दुनिया में फैला रही है। मतलब यहाँ स्पीड हमेशा एक्यूरेसी यानी सच्चाई से जीत जाती है। आपने पूरी प्रक्रिया को एक ही वाक्य में समेट दिया। स्पीड सचमुच सटीकता को हरा देती है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो यानी सोचता कि क्या ये सच है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है ये गलत हो रहा है, मुझे इसे सबको दिखाना होगा। पर ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे फोन की स्क्रीन तक ही सीमित है? मतलब हमने गलत खबर शेयर कर दी, लोगों ने पढ़ ली, बात खत्म। काश ऐसा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। इस डिजिटल आग की लपटें असल दुनिया में बहुत ही भयानक तबाही मचाती हैं। ये सिर्फ एक वर्चुअल गेम नहीं है। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल में जो असल दुनिया के खतरों का जिक्र है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये बिल्कुल भी हार्मलेस या मतलब नुकसान न पहुंचाने वाली चीज नहीं है। इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। मैं एक उदाहरण के जरिए से समझना चाहूंगी। मान लीजिए किसी इलाके में व्हाट्सएप पर एक फेक मैसेज फैलता है कि कुछ लोग बच्चों को अगवा करने के लिए शहर में घूम रहे हैं और उस मैसेज के साथ किसी अनजान व्यक्ति की फोटो लगा दी जाती है। और यहीं से वो खौफनाक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सही कहा। अब जरा उस टाइमलाइन को देखिए। कोई इंसान अपने परिवार को बचाने के नेक इरादे से उस मैसेज को शेयर करता है। वो मैसेज सैकड़ों ग्रुप्स में जाता है और लोगों में पब्लिक पैनिक और डर फैल जाता है। हाँ, कुछ घंटों बाद सड़क पर एक अनजान
बेकसूर इंसान नजर आता है जो शायद सिर्फ रास्ता भटक गया हो। वो डरी हुई और गुस्से में भरी हुई भीड़ उस इंसान को घेर लेती है। क्योंकि उनका दिमाग तो पहले ही खतरे का अलार्म बजा चुका है। बिल्कुल, किसी के पास सच जानने का धैर्य नहीं होता। और फिर जो हिंसा होती है वो किसी भी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती। एक फेक टेक्स्ट मैसेज असल दुनिया में एक इंसान की जान ले लेता है। ये बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। इरादा भले ही नेक था, पर नतीजा कितना भयानक हो सकता है ये सोचकर ही डर लगता है। और देखिए, ये सिर्फ एक पहलू है। हिंसा के अलावा ये झूठ हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर रहा है। वो कैसे? जब लोग बार बार ऐसी झूठी खबरें पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका विश्वास टूटने लगता है। उनका मीडिया से, सरकारी संस्थाओं से और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से भी भरोसा उठ जाता है। और जिस समाज में आपसी विश्वास ही न रहे, वो समाज भीतर से कमजोर हो जाता है। एकदम सही। और इसके अलावा आर्थिक स्कैम्स भी हैं। हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड। बिल्कुल। किसी झूठे मैसेज पर भरोसा करके लोग अपनी उम्र भर की गाड़ी कमाई एक झटके में गंवा बैठते हैं। ये सब इतना निराशाजनक लगता है कि किसी को भी लग सकता है कि हम इस मशीन के आगे पूरी तरह बेबस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बेबस नहीं हैं, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, हम एक डिजिटल शील्ड या रक्षा कवच बना सकते हैं, और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है वेरिफिकेशन हैबिट, यानी हर चीज को जांचने की आदत डालना। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सड़क क्रॉस करने से पहले हम रुकते हैं, है ना? दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, और जब तसल्ली हो जाती है तभी कदम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सटीक तुलना की आपने। हमें इंटरनेट पर भी हर मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले दोनों तरफ देखने की आदत डालनी होगी। और देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हमें बस खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछने हैं। हाँ, रिसर्च में इसके लिए 4 बहुत ही सीधे सवाल दिए गए हैं। पहला, क्या ये जानकारी किसी भरोसेमंद सोर्स से आई है? सिर्फ इसलिए कि किसी रिश्तेदार ने भेजा है, वो सच नहीं हो जाता। एकदम सही। दूसरा, क्या ये खबर प्रतिष्ठित न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी मौजूद है? अगर इतनी बड़ी बात है तो कहीं तो छपी होगी। बिल्कुल, न्यूज़ में तो आनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई तस्वीर है तो क्या वो अजीब या एडिटेड लग रही है? और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, क्या ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा या डर महसूस करवा रहा है? ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, अगर कोई मैसेज आपके इमोशंस को भड़का रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम कुछ आसान टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी चौंकाने वाली हेडलाइन को सीधा गूगल पर सर्च करें। जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाकर देखें कि कहीं ये कोई पुरानी अफवाह तो नहीं। हाँ, कई बार तो सालों पुरानी न्यूज़ घूम रही होती है। बिल्कुल। और तस्वीरों के मामले में गूगल रिवर्स इमेज सर्च एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये तुरंत बता देगा कि वो तस्वीर असल में कब और कहाँ की है। और इन सबसे ऊपर एक ही सेफ्टी रूल है जो मैं चाहती हूँ कि हम सब हमेशा याद रखें। फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर कोई 100% श्योर नहीं है तो उस मैसेज को वहीं रोक दीजिए। वो एक पॉज, वो एक सेकंड का रुकना उस जंगल की आग को आगे बढ़ने से रोक सकता है। बिल्कुल। जानकारी तभी मूल्यवान है जब वो सच हो। क्रिटिकल थिंकिंग के इस दौर में वो एक छोटा सा पॉज ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए अपनी इस गहरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है आज। बिल्कुल, बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई है। हमने देखा कि कैसे व्हाट्सएप पर आने वाला एक सीधा साधा मैसेज असल में हमारे ब्लाइंड ट्रस्ट का फायदा उठाता है। फिर हमने समझा कि कैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस हमें चुनाव के दौरान साइबर प्रोपेगेंडा का शिकार बनाता है। और डीप फेक का खतरा भी। हाँ, हमने डीप फेक तकनीक के उस धोखे को भी जाना जो सीधे हमारी आंखों और भावनाओं पर वार करता है, और कैसे एल्गोरिदम्स उस गुस्से को पूरे इंटरनेट पर फैला देते हैं, हवा की तरह। बिल्कुल। और आखिर में हमने उस भयानक सच को भी महसूस किया कि कैसे ये सब सिर्फ डिजिटल दुनिया का खेल नहीं है, बल्कि असल जिंदगियों को तबाह कर सकता है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि एक छोटी सी वेरिफिकेशन हैबिट अपनाकर हम इस आग को बुझा सकते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में, और खास तौर पर डीप फेक और एआई के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए, मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा
जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। वो क्या है? आज हमने देखा कि एआई कितनी सफाई से फेक वीडियो और तस्वीरें बना रहा है। सोचिए अगर भविष्य में ये मशीनें और एल्गोरिदम्स लगातार खुद को बेहतर करते गए और वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से झूठ बोलने लगे। बाप रे! तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें एक इंसान के तौर पर सच और झूठ में फर्क करने के लिए अपने खुद के दिमाग की बजाय किसी दूसरे एआई पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? सच जानने के लिए एक और मशीन। हाँ, क्या हमारा इंसानी तर्क और हमारी सोचने की क्षमता इस तेज रफ्तार तकनीक के आगे हमेशा के लिए घुटने टेक देगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो रूह को कंपा देता है। क्या मशीनी झूठ इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसानी सच को उसे पकड़ने के लिए एक और मशीन की जरूरत पड़ेगी? बहुत। हम सबको खुद से ये पूछना होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ अपनी इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। हमेशा सवाल पूछते रहिए, हर जानकारी को शक की नजर से देखिए और रुककर सोचिए। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात, जब भी आपका हाथ उस शेयर या फॉरवर्ड बटन की तरफ बढ़े तो एक गहरा पॉज लें, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करो।